नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी में विज्ञान संचार पर चर्चा में। मैं हूं आपके साथ स्नेहा गुप्ता और आज हम बात करेंगे हिंदी में विज्ञान लेखन के बारे में। कहा जाता है कि साहित्य समाज का आईना होता है। साहित्य समाज के विकास में तो मदद करता ही है, बल्कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम भी करता है, क्योंकि लेखन से हम किसी भी विषय को शब्दों के साथ बखूबी समझा सकते हैं और लोगों में इंटरेस्ट भी जगा सकते हैं। साइंस को लेखन के जरिए हम किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ लेखक और कथाकार श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना स्रोत संस्थान के निदेशक और प्रसिद्ध विज्ञान संचारक डॉक्टर मनोज पटेरिया जी, और प्रसिद्ध विज्ञान संचारक डॉक्टर बी.के. त्यागी जी। आप सभी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर, हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं त्यागी जी आपसे जानना चाहूँगी कि आपने मल्टीमीडिया में ज़्यादा काम किया हुआ है, पूरे देश में, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, आपने हर जगह वहाँ काम किया है, रेडियोज़ में। उसमें जो स्क्रिप्टिंग होती है, जो लेखन होता है, हिंदी में लेखन उसमें कितना होता है और उसकी शैली क्या रहती है? यहाँ पे मैं एक तकनीकी दृष्टि से दो शब्द है, विज्ञान लेखन और विज्ञान संचार। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, क्योंकि जब हम विज्ञान संचार की बात करते हैं तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर ही विज्ञान लेखन आता है। तो विज्ञान लेखन जो है वो एक मूलभूत विधा है जो संचार के, चाहे कोई भी माध्यम हो, चाहे रेडियो है, टीवी है, या आज जो भी सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि नए माध्यम जो उभर कर आए हैं, उसमें जो भी बात कहनी है, चाहे वो चित्रों और शब्दों का मेलजोल हो या केवल शब्दों के द्वारा हो, तो उसमें लेखन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है हिंदी है, तो हिंदी में विज्ञान लेखन का जो मैं कहूँ कि जो शुरुआती दौर में बहुत अच्छा काम हमारे देश में हुआ था, लेकिन तब वो एक उसकी जो कहें कि सीमाएं थी वो सिर्फ एक प्रिंट मीडिया तक थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे नए माध्यम हम देखते हैं कि उभर कर आए हैं, टेलीविज़न था, रेडियो था, उसमें भी साइंस आने लगी, टेलीविज़न में भी साइंस आने लगी, और उसके बाद आज जो माहौल है कि एक नई अनेक, चाहे हमारा जैसे कि एक विज्ञान संचारक होने के नाते हमने तो जो हमारे कहें कि जो परंपरागत जो संचार माध्यम है, फोक माध्यम है, उनको भी इस्तेमाल किया है। लेकिन उनमें सब में जो भी हमें बात कहनी है विज्ञान से संबंधित, जो रीड है वो विज्ञान लेखन है, क्योंकि अगर वो सही नहीं होता तो हमारी जो बात है वो जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं उनके तरीके से, उनकी शैली में वो संभव नहीं हो पाता। तो कभी कभी ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हिंदी जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो एक अलग भाषा है, लेकिन जब क्षेत्रीय कहें कि हम स्तर पर काम करते हैं तो भाषा की जो शैली है वो बिल्कुल बदल जाती है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है विज्ञान संचारक के लिए कि चाहे हमारा जो लेखन, मूल लेखन है, वो अगर प्रिंट माध्यम नहीं है तो दूसरे जब किसी माध्यम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे कहें कि जो संचारक है, चाहे वो एक आर्टिस्ट हो या कहें कि एक नरेटर हो, उसको उस भाषा शैली को अडॉप्ट करना पड़ता है, जिससे कि जो हमारा कहें कि जो लक्षित वर्ग है या जो हमारा जिसके लिए हम वो काम करेंगे, वो एक वो पहली बात वो भाषा के रूप में तो कम से कम कनेक्ट कर सके। क्योंकि अगर एक नई चीज़, साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं और ऐसी भाषा हम बोल रहे हैं जिससे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो जो संचार है वो उतना प्रभावी नहीं होता और हमारी बात जो है उन तक नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो विज्ञान का जो हिंदी में जो लेखन है वो एक बहुत ही मूलभूत कहें कि आवश्यकता है। बिना उसके विज्ञान संचार के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल, चैलेंजेस जो हैं वो हमेशा आते हैं, क्योंकि जैसा कि देखा कि हमारे यहाँ तो ये बात है कि हर गांव कोस पे पानी और भाषा जो है वो बदल जाती है, तो वो अडेप्टेशन हमारे संचारक को, चाहे वो कोई भी माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, वो करना पड़ता है। जी, त्यागी जी, मैं जल्दी से जानना चाहूँगी कि आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी आपने काम किया, साउथ में भी काम किया, ऑल ओवर इंडिया, क्या वहाँ पे हिंदी फिर हम कम यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ जो राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, वहाँ पे ये भाषा काफ़ी बोली जाती है। और ऐसे वहाँ पर क्योंकि एकेडमीज़ हैं जो दोनों भाषाओं में कहें कि जिनकी काफ़ी महारत हासिल है, तो बहुत सारा एरिया, क्योंकि एक आज की तारीख में जो हमारा
पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल है वो बहुत क्या बोलेंगे कि होमोजेनस नहीं है, हेट्रोजेनस हो गया है। खासकर जो बड़े शहर या जो शहर जो है जो कस्बों से जो शहर के रूप में विकसित हो रहे हैं, तो वहाँ हिंदी भाषी लोगों की जो है वो प्रधानता हो जाती है, तो इसलिए वो प्रोग्राम जो है हिंदी में भी करना पड़ता है। जैसे सिक्किम हो गया, हालांकि वहाँ नेपाली बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषी लोग बहुत हैं, तो इस वजह से हाँ वो हिंदी जो है वो हिंदी नहीं है जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, उसमें उनके क्षेत्रीय भाषाओं के बहुत सारे शब्दों का समागम है। तो जब हम एक संचार के लिए एक स्क्रिप्ट कहें, जब लेखन तैयार करते हैं तो वो लेखन जो है उसमें उसको अडेप्टेशन के लिए वहाँ जो स्थानीय जो लेखक है जो हिंदी भी जानता है और उस माहौल से भी परिचित है, वो उसमें वो फ्लेवर डालने की कोशिश करता है ताकि वो ज़्यादा कनेक्ट हो सके। बिल्कुल। हाँ, तो संचारक के लिए ये एक चैलेंज हमेशा रहता है। उसमें कभी होता है, कभी कभार थोड़ा दिक्कतें आती हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि जो भी खासकर रेडियो के द्वारा जो भी विज्ञान संचार या क्षेत्रीय भाषाओं में जो भी हमारे कार्यक्रम है उनको जब हम दूसरी भाषाओं में डब करते हैं तो उनका जो हमारे ऑडियंस से जो कहीं फीडबैक आया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। जी, यहाँ मैं पटेरिया सर आपको भी जोड़ना चाहूँगी। पटेरिया जी, जैसे इन्होंने विज्ञान संचार के बारे में त्यागी जी ने बहुत कुछ बताया। पहले आप इतना लिखते हैं, विज्ञान लेखक हैं, तो अगर हम पहले की बात करें, पहले शायद ज़्यादा शुद्ध हिंदी में विज्ञान की चीज़ें लिखी जाती थी, टर्म्स यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब आपको लगता है कि थोड़ा बाइलिंगुअल या इंग्लिश भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए ताकि लोग कनेक्ट हो जाए, ऐसा कुछ हो रहा है आजकल? कई समाचार पत्रों ने ये परंपरा शुरू की है और उससे खासी लोकप्रियता भी बढ़ी है विज्ञान संचार की। और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे खासतौर पर हम जानते हैं कि विज्ञान का जन्म ही ज़्यादातर मामलों में अंग्रेजी में ही होता है, बिल्कुल, और फिर बाद में दूसरी भाषाओं में पहुंचता है। तो मूल शब्द तो वहीं से आते हैं, लेकिन अगर हमें लोगों को समझाना है तो कई बार हमें हिंदी के शब्द इतने बढ़िया हैं और क्षेत्रीय भाषाओं की हिंदी के शब्द जो हमारी बोलियां हैं उनमें बहुत अच्छे शब्द हैं जिनके माध्यम से हम बहुत बढ़िया तरीके से उनको समझा सकते हैं। चाहे अणु परमाणु को लें, ये शब्द हमारे प्राचीन साहित्य में पहले से विद्यमान है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, बल्कि समय की गणना, काल गणना, इसके लिए बहुत सारे शब्द हमारे पास पहले से मौजूद हैं। सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, हमारे यहाँ पल, विपल और ऐसे और बहुत सारे जो शब्द हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक विकास का दौर है और विकास के दौर में हिंदी ने कभी भी भाषाओं की कोई ऐसा नहीं रखा है किसी भाषा को आत्मसात ना कर पाए। सभी भाषाओं को आत्मसात करने की कोशिश करी है। और मैं यही बताना चाहूँगा कि जब कभी हम तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं बायो साइंसेस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो उसमें एक शब्द आता है, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो एक शब्द आता है सैटेलाइट डीएनए, एक फ्रेज आता है सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए को अगर हम डिक्शनरी में देखें, खासतौर पर हिंदी की या क्षेत्रीय भाषा की डिक्शनरी में देखें तो सैटेलाइट का मतलब है उपग्रह, डीएनए का लोग लिख देते हैं डीएनए। तो अब अगर आप उसको शाब्दिक रूप से उपग्रह डीएनए लिख देते हैं तो लोग समझेंगे डीएनए जो उपग्रह में पाया जाता है या डीएनए शायद उपग्रह से आया है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसकी बजाय अगर उसको समझाकर लिखा जाए, एक वाक्य में उसको लिखा जाए, एक सेंटेंस में उसको लिखा जाए कि जो सैटेलाइट डीएनए है वो डीएनए का ऐसा टुकड़ा है जो एक जीवधारी के डीएनए को दूसरे जीवधारी के डीएनए में जोड़ने का काम करता है और खुद अलग हो जाता है, इसलिए सैटेलाइट बोलते हैं उसको, अपना काम करके अलग हो जाता है। तो उसको उपग्रह डीएनए की बजाय तो ये थोड़ा सा हमें भाषा में ध्यान रखना होता है। एक और शब्द मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक शब्द है फॉरेस्ट्री में स्टैंड। अच्छा, अब सिंपल शब्द है STAND। स्टैंड का मतलब है खड़े होना या कोई आधार। लेकिन जब हम कहते हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टैंड, तो उसका मतलब होता है कितना सुंदर वृक्षों का समूह है। अच्छा, कितना सुंदर जो है ये उपवन या उस तरह से उसका अर्थ लिया जा सकता है। तो ये जो शब्दों का इस तरह से है, को हिंदी में लिखने पे हमें बहुत ध्यान रखना अगर हम उसको कितना सुंदर आधार है, कितना सुंदर खड़ा है तो वो बहुत ही विचित्र हो जाएगा। तो खासतौर पर जो हिंदी में विज्ञान लेखन है, तकनीकी विज्ञान लेखन है, उसको लिखते समय इन बातों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, जो आपने बात कही, बहुत सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, रेडियो टेलीविजन हैं जो एक मिक्स भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल की जैसे कहें
हमारे इंटरनेट की भाषा हो गई है, और सोशल मीडिया की भाषा हो गई है, और जिसमें बहुत सारी शुद्धता का ध्यान नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन पर ज़्यादा जोर है। लेकिन जब हम सीरियस विज्ञान लेखन की बात करते हैं या लोगों को वाकई हमें कुछ जानकारी देनी होती है, तो हमें ज़रूर इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो कम्युनिकेशन है वो सही हो। जैसे अगर आप कृषि विज्ञान की बात करें तो कृषि में हम जैसे कहें कि इसमें इतने % ये वाला इसमें जो पेस्टिसाइड है वो मिलाइए। आपने पेस्टिसाइड वर्ड भी यूज कर लिया, तो हमें बाइलिंगुअल कहना चाहिए। तो आपको जो है जो कीटनाशक है वो उसमें आप मिलाइए। ये तो कोई शब्द की बात। लेकिन जब आप वो कहते हैं कि 2.343%, तो जब आप मीडिया में जाते हैं, किताब में लिखने के लिए ठीक है, जब आप मीडिया में जाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा 1 चम्मच मिलाइए या 4 चुटकी मिलाइए, या उस तरह से आपको बताना पड़ेगा ताकि जो किसान है हमारा वो 2.345% उसको थोड़ा समझने में ये समस्या हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए और विज्ञान को एक्यूरेट तरह से कम्युनिकेट करने के लिए मुझे लगता है ये ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है जो डॉक्टर पटेरिया ने कहा कि एक शब्द है, कई बारी हम लोग हिंदी में लिखते समय जो हम टेक्निकल शब्द इस्तेमाल करते हैं वो शब्द को देखने के लिए कई बारी हमें डिक्शनरी का जो है उपयोग करना पड़ता है। एक शब्द था अपमार्जक। बेसिकली वो डिटर्जेंट के लिए इस्तेमाल है। तो डिटर्जेंट शब्द ऑलरेडी मुझे लगता है कि वो इतना पॉपुलर है, तो अगर हम वो लेखन में डिटर्जेंट इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि जो हमारा पाठक वर्ग है या जो हमारा दर्शक वर्ग है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके पीछे उसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो उसकी जो स्टोरी है वो भी हम दे दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जो सैनिक थे उनको कपड़े धोने की दिक्कत आई कि समुद्र के किनारे हैं तो साबुन जब लगाते थे तो वो उसमें तो झाग आता नहीं था। तो उस कंपल्शन ने ये डिटर्जेंट का जो है आविष्कार हुआ कि वो डिटर्जेंट जो है वो खारे पानी में भी झागा जाते हैं, आप कपड़े धो सकते हैं। तो डिटर्जेंट का वर्ड जो ऑलरेडी पॉपुलर लेवल पे आ गया, अब हमने उसका एक ऐसा शब्द ढूंढने की टेक्निकल ढूंढने की कोशिश करी जिसको देखने के लिए फिर हमें डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जब हम विज्ञान लेखन की बात करते हैं तो हमारा जो दर्शक वर्ग जिस चीज को समझ सकता है या जो शब्द ऑलरेडी एक पॉपुलर कल्चर में आ गए हैं, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि मतलब चाहे वो हम बहुत ही कहें कि सीरियस लेखन करें या पॉपुलर लेवल पे करें। तो अल्टीमेट जो एम है वो है कि दर्शक विज्ञान को समझे, आत्मसात करे। तो वो तभी होगा कि जब उसके शब्दों में जो वोकैबुलरी वो जानता है, समझता है, उसमें उस तक बात पहुंचाई जाए। अब अगर मुझे लगे कि जैसे ये इस शब्द को देखने के लिए मुझे डिक्शनरी इस्तेमाल करनी पड़ी थी, तो मुझे नहीं लगता कि और कोई ये जहमत उठाएगा कि ये शब्द क्या है और इसका हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में इसका मतलब क्या है। तो ये एक हम कोशिश करते हैं कि जो प्रचलित शब्द है उसको ज्यादा इस्तेमाल करें, लेखन में इस्तेमाल करें। जी, हमारे साथ प्रसिद्ध विज्ञान कथाकार देवेंद्र मेवाड़ी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। मेवाड़ी जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आपने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियां लिखी हैं, तो उनमें भी क्या वर्ड्स अभी शब्दों पर डॉक्टर पटेरिया ने कहा जैसे, तो उसमें मुझे याद आया वो कृषि और कीटनाशकों की बात कर रहे थे, त्यागी जी ने जैसे डिटर्जेंट की बात की। मैं एक कृषि पत्रिका का संपादक रहा हूँ, तो उसमें एक लेख आता है जो कि डिक्शनरी देख करके पता लगा लिख दिया गया। अब उसकी भाषा मैं आपको बता रहा हूँ। प्रखंड से मृदा का प्रतिरूप एकत्र कर मृदा परीक्षण हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित कर देना चाहिए। अब ये किसान है, उसके समझ में क्या आएगा? उसके समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा। जबकि इसी बात को हम इस तरह से कह सकते हैं, मुट्ठी भर मिट्टी उठाइए, हथेली पर फैलाइए, क्या आप उसके गुणों के बारे में बता सकते हैं? नहीं जनाब, बाहर से देखकर तो आदमी के गुणों तक का पता नहीं लगता, फिर बेचारी इस मिट्टी की तो बिसात ही क्या है। लेकिन ये वैज्ञानिक कहते हैं कि इस मिट्टी में कई तरह के गुण होते हैं, ये तेजाबी होती है, ये खारी होती है, ये ऊसर हो जाती है, इसको उपजाऊ कैसे बनाया जाए। अब समझ में आ रहा है। वो सारी बात समझ में तब आएगी जब हम जो कुछ लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम शब्दों का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि वो आम आदमी समझ सके। इसके लिए मैं यहाँ आपको, मैं तो अक्सर जब भी लिखता हूँ तो मैं सदा पहले उनको दोहरा लेता हूँ। गालिब की पंक्तियाँ हैं, मैं वो कहना चाहूँगा। अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है, एक कहे और दूसरा समझे।
तो ये जो बात है, ये पूरा साइंस कम्युनिकेशन एक विज्ञान लेखन को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। अच्छा, जहाँ तक बात है कि विज्ञान लेखन हमारा शुरू कब हुआ, कहाँ हुआ, तो भारत में मुख्य रूप से ये जो है, पहले संस्कृत की बात तो आर्यभट्ट और उनके समय बारामीर या ब्रह्मगुप्त, तब संस्कृत में जो कुछ लिखा गया वो विज्ञान एक हमारी थाती, हमारी विरासत है। लेकिन बाद में जब हुआ है तो ये 1840 के आसपास से शुरू हुआ प्रिंट मीडिया में हमारे यहाँ भारत में। और उस समय जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे और उनके साथ 2 साथी और थे, रतनलाल जी थे और एक मिश्र जी थे। इन लोगों ने क्या किया कि पाठ्य पुस्तकें लिखना शुरू किया। अब उस समय तो हिंदी का ऐसा माहौल नहीं था, हिंदवी हिंदुस्तानी की बात होती थी। तो एक बड़ी घटना तब हुई जबकि 1902 में गुरुकुल कांगड़ी खोला। गुरुकुल कांगड़ी ने हिंदी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना लिया। माध्यम बनाने से क्या हुआ कि सारी पुस्तकें हिंदी में चाहिए, तो वहाँ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और ये जीव विज्ञान की तमाम पुस्तकें वो सब हिंदी में आने लगी। बहुत बड़ा योगदान गुरुकुल कांगड़ी का है। और इसी बीच जब रुड़की कॉलेज खुला इंजीनियर तैयार करने के लिए, भाप का इंजन वहाँ चला आया, और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, टॉमसन कॉलेज आज भी बड़ा प्रसिद्ध है जी। तो वहाँ क्या हुआ कि टॉमसन ने तो पुरस्कार रख दिया था, शायद पहला पुरस्कार हिंदी में लिखने का उसी ने शुरू किया होगा। उसने कहा कि जो हिंदी में पुस्तकें लिखेंगे, क्योंकि उन्हें भारतीय लोगों के लिए हिंदी में पुस्तकें चाहिए थी, वो अंग्रेज था, लेकिन एक पुरस्कार भी घोषित किया गया और किसी तरह से हम इंजीनियरिंग की शिक्षा भी हिंदी में दे सके, इस तरह का विचार था उन लोगों का। कहने का मतलब ये है कि शुरू से ही एक आम आदमी के लिए, विद्यार्थियों के लिए और सबके लिए जो है, हम कैसे लिखें, ये विविधता की बात अभी जैसे हमारे साथियों ने कही। मैं आपको बताऊं कि कौन लोग हैं जिनके लिए विज्ञान हम लिखते हैं। इसमें देखिए 3 वर्ग समाज में मुख्य रूप से हैं। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर इस तरह से उन्होंने बताया है, एक वर्गीकरण उन्होंने किया है। पहला है जो मैंने बताया, प्रखंड से मृदा का प्रतिरूप एकत्र कर मृदा परीक्षण। ये कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है जो शुद्ध तकनीकी भाषा में लिख रहा है, माने साइंटिस्ट। लेकिन इस भाषा को कौन समझेगा? खग की भाषा कौन समझेगा? खग ही समझेगा ना, चिड़िया चिड़िया की भाषा समझेगी। तो जो वैज्ञानिक है, जो अनुसंधान कर रहा है, उसके पास एक बहुत बेहतरीन भाषा है जिसमें वो विज्ञान की व्याख्या करता है। तो वो व्याख्या जो है वो तकनीकी भाषा में है। उसके बाद लेकिन विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे? तो शिक्षक आते हैं, शिक्षक अपने नोट्स बनाते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए उसको और सरल कर देते हैं। तो वो अर्ध तकनीकी भाषा हो गई जिसमें विद्यार्थी पढ़ रहा है, कल वो भी खग की भाषा सीख सकता है, कल वैज्ञानिक बनेगा। अगर वो आम समाज के लिए लिख रहा है तो वो एक सामान्य भाषा का इस्तेमाल करे। अब इसके बाद तीसरा वर्ग जो है वो समाज में सबसे बड़ा करोड़ों करोड़ लोगों का है, और वो वर्ग वो है जो कि एक आम हिंदुस्तानी भाषा समझता है, उस हिंदी को समझता है और उन क्षेत्रीय भाषाओं को समझता है। तो इसलिए उन लोगों के अच्छा सबसे ज़्यादा भूत प्रेत वहीं घूमते हैं, डायनों के किस्से वहीं होते हैं, मूर्तियाँ दूध वहीं पीने लगती हैं। तो उनका ये अंधविश्वास खत्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम विज्ञान उनके पास तक पहुंचाएं, विज्ञान की रोशनी उनके पास तक पहुंचे, और ये केवल तभी हो सकता है जब हम उनकी भाषा में बात करें। जी जी, बहुत अच्छी बात कही मेवाड़ी जी ने। जी जी, मैं एक और मेवाड़ी जी मैं जोड़ना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में काम करते हुए एक जो चीज़ जो समझ में आई वो ये कि एक वर्ग वो है जो हमारे कहें कि जो एजुकेशन सिस्टम के बाहर है जी। तो उसके लिए हो सकता है कि हमें दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, जब हम उसके लिए कहीं की लोकप्रिय विज्ञान लिखते हैं तो उसमें जो हमारे भाषा का स्तर है वो मुझे लगता है कि जो विज्ञान हम 10वीं कक्षा तक हमारी जो पुस्तकों में पढ़ाया जाता है वो तकनीकी भाषा या तकनीकी शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पुस्तकें पिछले जो कहें कि 90s में जब हमारा कहें कि CBSE का जो सिलेबस जो रिवाइज हुआ था, जिसमें एक ये शब्द बात निकल के आई थी कि हम साइंस लिटरेसी की बात कर रहे हैं। तो साइंस लिटरेसी को थ्रू फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के हमें प्रमोट करना है। तो जो 6ठी से लेके 10वीं तक की जो विज्ञान की पुस्तकें हैं उसमें
वही जो यूनेस्को ने जो गाइडलाइंस दिए थे या जो एरिया सुझाए थे उनको ही हमने उस पाठ्य पुस्तकों में रखा है। तो वो इसलिए इस लिहाज से रखा है कि कम से कम इतना विज्ञान हम चाहते हैं कि हमारे हर एक आदमी को आना चाहिए। तो वो उसमें जो तकनीकी शब्द है जैसे न्यूक्लियस हो गया, कोशिका हो गया, ये शब्द ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि हमारे पॉपुलर लैंग्वेज के कल्चर में शामिल हो गए हैं और इसको और बढ़ावा देना है। तो जो मुझे लगता है एक चौथी कैटेगरी जो नार्लिकर साहब ने सुझाई थी उसमें एक कैटेगरी हमें और जोड़नी पड़ेगी जब हम विज्ञान कहें कि साक्षरता की बात करें या साइंस लिटरेसी की बात करते हैं। जी जी जी, त्यागी सर आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम विज्ञान संचार का विकास कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसी रही, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं हिंदी में विज्ञान संचार पर चर्चा और आज का हमारा विषय है हिंदी में विज्ञान लेखन। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान त्यागी जी, पटेरिया जी और मेवाड़ी जी। तो त्यागी जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज जो आजकल के जनरल पब्लिक समझ सके उसके बारे में बात कर रहे थे। आपने मल्टीमीडिया में इतने सालों से काम किया है, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, उसके लिए स्क्रिप्ट्स बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आपको क्या लगता है पहले और अब में लेखन में क्या अंतर आया है? पहले हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, अब कम होती है, या अब और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ अलग तरीके के शब्द इस्तेमाल होते हैं? आप इस पे बताइए। अभी जो बदलाव आया है, मतलब अगर हम देखें जब शुरुआती जो दौर था विज्ञान लेखन का, तो उसमें हम मूलभूत जो विज्ञान था उसके बारे में बात करते थे। जी जी। न्यूटन के लॉज क्या है, उसका क्या वो हो सकता है। शायद थोड़ा बोरिंग तरीका भी होता था कि एकदम नीरस तरीके से जो फैक्ट है वो हमने रख दिया। वो क्योंकि उसका उद्देश्य अलग था कि हमारे को जो विज्ञान है, जो ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक विज्ञान का जो उदय है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ। ये एक मैं नहीं मानता, लेकिन बहुत सारी जो नई थ्योरीज हैं वो ठीक है कि वो वहाँ से आई हैं। तो उनको एक भारत में हमें बताने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता थी, तो लेखन का इस्तेमाल किया गया जिसमें मूलभूत विज्ञान की जो मतलब जिसको हम डिस्कवरीज कहते हैं। जी जी। उसके बाद से हम देखते हैं कि एक पूरा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया। अच्छा। तो टेक्नोलॉजी जो है फोर फ्रंट पे आ गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जब साइंस लिखते हैं तो एक कहें कि वो थोड़ा नीरस हो जाता है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, किस सिद्धांत पे आधारित है और उसका समाज के लिए क्या उपयोग हो सकता है। तो यहाँ पे एक ऑर्डिनरी आदमी की भी कनेक्टिविटी इमीडिएटली जुड़ जाती है। जैसे अगर हम मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करें जी। तो ये आज की तारीख में हम कहते हैं कि हमारा जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ ना हो। हाँ। और भारत सरकार का ये कहें कि मैंडेट है कि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए, विकसित किया जाए, ताकि उनमें साक्ष्यों पर आधारित निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो, रीजंस एंड लॉजिक चीजों को समझे। जी। तो क्योंकि जो जैसे कि मेवाड़ी जी ने कहा कि ये जो डायनो वाली बात है या बहुत सारे कहें कि अंधविश्वास जो प्रचलित हैं, वो अगर उसको हम इस तरीके से सोचें तो जो सामाजिक मुद्दे जिसमें जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से वो जो फैले हुए अंधविश्वास हैं उसको खत्म किया जाए, वो भी विज्ञान लेखन में शामिल हो गए। बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं जो हम रेडियो पर भी सुनते हैं और कहें कि हम टीवी पर भी देखते हैं और न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं। तो विज्ञान लेखन में एक ऐसी विविधता जो कहें कि जो एक बेसिक साइंस से शुरू हुआ था लेखन, उसमें उसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है जिंदगी से, वो हर पहलू जो उस विज्ञान से तकनीकी से जुड़ा हुआ है वो सब उसमें शामिल हो गए। तो हम देखते हैं कि वो जो दायरा था विज्ञान लेखन का बहुत बढ़ गया। आज की तारीख में आप देखें तो
ऐसा कोई भी कहें कि आर्टिकल या प्रोग्राम नहीं होता जिसमें कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक पक्ष जी नहीं जी होता। जी, न्यूज़पेपर में एक साइंस का कॉलम है, टेक्नोलॉजी पे कॉलम है। जी, इवन जो हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है मीडिया में, वो भी यही है, चाहे किसी भी माध्यम के लिए हो, तो उसमें भी जो वैज्ञानिक पक्ष, जिसको हम मेथड ऑफ साइंस कहते हैं, उसको फॉलो किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इज बेसिकली व्हाट, कि हम जो स्टोरी कर रहे हैं उसके साक्ष्य, उसके जो एविडेंसेस हैं वो हमारे पास है। सो दैट मींस इट इज साइंटिफिक। तो एक हो गया विज्ञान पर से, एक विज्ञान विधि, साइंटिफिक मेथड, जो हमारे समाज के हर पहलू में शामिल हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन जो सोशल साइंस है, आज अगर हम देखें, जब हम लोगों ने कहें कि स्कूल में थे तो सामाजिक ज्ञान कहा जाता था उसको, उस विषय को। आज हम वही किताब अगर हम देखें एनसीईआरटी की, तो सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। जी, तो बिल्कुल। क्योंकि जो भी थ्योरीज हैं उसको प्रूव करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। हाँ, वो अभी पूर्णतः विज्ञान नहीं बना है, वो बात भी सही है, लेकिन उसको उस दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए जो विज्ञान, कहें कि विज्ञान लेखन का जो दायरा है वो रोज बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, बढ़ता जा रहा है। तो पठेरिया सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा अंधविश्वास पे हमने अभी बात की, त्यागी जी ने भी थोड़ी सी बताई और मेवाड़ी सर ने भी बताई, जो अंधविश्वास है हमारे समाज में एक तबके में अभी भी है, तो आपको लगता है कि अगर हम विज्ञान लेखन हिंदी में करें तो वो ज़्यादा उनके तक पहुँचेगा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका बनेगा और अंधविश्वास से थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ? मैं इसमें 2-3 पहलुओं पर बात करना चाहूँगा। एक तो जो चर्चा आमतौर पर होती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के बारे में, जिसमें हम आमतौर पर कहते हैं कि लोग विश्लेषणात्मक हों, एक अपने बिहेवियर में सिस्टमेटिक हों और एनालिटिकल हों, रेशनल हों, ताकि उनको डिसीजन लेने में सही डिसीजन तर्क के आधार पर और प्रमाण के आधार पर लिया जा सके। ये एक आदर्श स्थिति है जी। और आप जानते हैं कि आदर्श कुछ भी नहीं होता, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो मुझे लगता है कि हम एक विजन चेज कर रहे हैं जो शायद उसकी अचीव करने की संभावना पूरी की पूरी नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी उस दिशा में प्रयास करना है। पर दूसरे देशों में तो सर हुआ है, मतलब ज्यादा लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंधविश्वास वहाँ भी है। ये गलतफहमी है, हमसे ज्यादा अंधविश्वास है। अच्छा, और पूरी की पूरी स्टडीज हुई हैं और बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज कहे जाते हैं वहाँ भी अंधविश्वास हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत इस मामले में आगे। जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक हम जानते हैं, विज्ञान में ये भी कहा जाता है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। और एक ये भी है कि आज के परिप्रेक्ष्य में इन द लाइट ऑफ टुडेज नॉलेज, जो भी थ्योरी है, जो भी उसका जो भी कॉन्सेप्ट है हम जो समझते हैं वो आज सही है, लेकिन कल नए ज्ञान के प्रकाश में वो थ्योरी बदल भी सकती है। तो वो भी साइंटिफिक एटीट्यूड है, वो भी साइंटिफिक टेम्पर है। तो ये एक इस तरह की प्रक्रिया है, पूरी की पूरी एक पद्धति है, जैसे त्यागी जी ने कहा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। एक पहलू तो ये हुआ कि वो एक ऐसा नहीं है कि उसको 100% आप अचीव कर सकें। और कोई भी देश ये क्लेम नहीं करता कि उसने 100% अचीव कर लिया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि साइंटिफिक लिटरेसी भी इसी तरह से है। अच्छा, वैज्ञानिक साक्षरता जिसको हम कहते हैं, जैसे हस्ताक्षर कर सकते हैं उसको साक्षरता कहते हैं। थोड़ा काखा गागा लिख सकते हैं, अल्फाबेट लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, तो मानते हैं कि साक्षर हो गए। ऐसे ही विज्ञान का न्यूनतम हर एक व्यक्ति को कितना साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, तो उसको हम कहेंगे कि ये वैज्ञानिक साक्षरता है। विज्ञान लेखन उसमें काफी अपनी भूमिका निभा रहा है और निभा सकता है। लेकिन अभी भी कोई भी देश ये क्लेम नहीं करता है कि उसने 100% वैज्ञानिक साक्षरता अचीव कर ली है। ज्यादा से ज्यादा 7-8% तक है जी। और हमारे देश में सर? हमारे देश में मुश्किल से 2 या 3% है। अच्छा, और चाइना वगैरह ने भी कोशिश करी थी, पहले 1 पॉइंट समथिंग था, अभी 2 पॉइंट समथिंग वो उन्होंने अचीव किया है। मलेशिया वगैरह में स्टडीज कुछ हुई हैं, तो ये स्टडीज अभी चल रही हैं। जी। लेकिन 100% कोई क्लेम नहीं करता जी। तीसरा पहलू जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि जो अंधविश्वास हैं, वो अंधविश्वास भी हमेशा गलत नहीं होते। अच्छा, जैसे मैं एक अंधविश्वास आपको बताता हूँ। एक अंधविश्वास ये था कि सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए जी।
हम लोगों ने, त्यागी जी भी उस टीम के सदस्य थे, एक पूरा कार्यक्रम किया था लगातार 1995 में, 1999 में, अच्छा। और उसके बाद 2009 में जो पूर्ण सूर्यग्रहण पड़े थे और बीच में भी, उसमें हमने जो बेल्ट ऑफ टोटलिटी थी, अच्छा, जहां से पूर्ण सूर्यग्रहण दिखाई देता था, वहां हमने कैंप्स लगाए थे, बच्चों को बुलाया था। और जब हमने वो माइलर फिल्म से उनको दिखाया तो गांव के लोग भी उसमें शामिल हो गए। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरा वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर आप सूर्य की तरफ देखते हैं तो रेटिना बर्न, आई बर्न की कई सारे केसेस होते हैं, अच्छा, और जो नॉन रिपेयरेबल है। तो पहले लोगों को आसानी से समझाने के लिए उन्होंने ये कह दिया, उतना विज्ञान नहीं बता सकते, समझा नहीं सकते थे, सीधे उन्होंने मना कर दिया कि भाई बाहर ही नहीं या ग्रहण की तरफ नहीं देखना है। तो हर एक अंधविश्वास को हम केवल अंधविश्वास कह करके अगर उसको नकार दें तो हमें अंधविश्वास को दोनों पहलुओं से देखने की जरूरत है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पहलू से देखनी है, एक वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर देखना है, ताकि ये देखें कि ये क्यों है। क्योंकि बहुत सारी आबादी, अब तो काफी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन पहले की स्थिति ये थी कि बहुत सारे लोगों को समझाया नहीं जा सकता था, तो उनको सीधा इस तरह से जोड़ दिया गया कि भाई ये ऐसे नहीं करना है, और उन्होंने उसको आसानी से आत्मसात कर लिया। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन सबको जब हम जोड़ करके देखते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ हम अचीव कर सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कहाँ जरूरत है, ये अंधविश्वास पर ही हम हमेशा ले जाते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत है वो मैं बताता हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि हम मिलावटी खाना ना खाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि हम किसी भी बात को एनालाइज करके और तब हम उसको माने या समझें। जी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि हम किस प्रकार से पर्यावरण को ठीक रखें, गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ें, और ये जो इस तरह के स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, जो इस तरह की चीजें, छोटी मोटी चीजें भी आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जब भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होती है, विज्ञान की बात होती है, तो हम फट से अंधविश्वास की ओर पहुंच जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पूरे अंधविश्वास भरे हुए हैं, बाहर कहीं भी नहीं। जी। बल्कि आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि श्रीलंका में एक स्टडी हुई है जिन्होंने अंधविश्वासों के वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया है, अंधविश्वास के पीछे क्या विज्ञान है, और वो विज्ञान सम्मत अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास को एकदम से नकार देना भी वो भी एक बहुत बड़ा अंधविश्वास। जी। यहाँ मेवाड़ी जी से भी पूछ लेते हैं। सर, आपने इतनी सारी विज्ञान की कहानियां लिखी हुई हैं, आपको लगता है कि कहानियों के जरिए भी हम इन अंधविश्वासों को मिटा सकते हैं, और खासकर अगर हिंदी में वो कहानियां हो तो लोग आसानी से समझ सके? जी, कहानी की ही बात क्यों, मतलब ऐसा है कि विज्ञान को पहले जब शुरुआत हुई, जब विज्ञान के विकास की बात हो रही है, तो उसमें जिस तरह से विज्ञान आया, वो शुरुआत में जैसे त्यागी जी ने कहा, अभी पटेल जी ने बताया कि समाज में कैसे पहुंचा। समाज में इस तरह पहुंचा कि जैसे पहले न्यूटन के ही नियम पता लगे कि उसको बता दिया गया माना, या अन्य वैज्ञानिकों के, उनके साथ थोड़ा बहुत सेव की कहानी वगैरह ये जोड़ दी गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो केवल नियम और सिद्धांत सामने आए और बच्चे उसी को पढ़ते रहे उसमें। लेकिन वो धीरे धीरे पढ़ करके आगे तो बढ़े उसमें से, लेकिन आम आदमी तक, जो अभी बात हो रही थी कि आम आदमी को कैसे पता लगे, तो आम आदमी के लिए जब लिखने की परंपरा शुरू हुई, तो विज्ञान लेखन की शुरुआत हम वहां से मानेंगे जब हमने लोगों को बताना शुरू किया। अब बताना, अगर हम केवल लेख लिख दे रहे हैं तो उस लेख से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर बार लेख ही लेख पढ़ करके कैसे पता लगेगा। तो इसलिए लेख की जगह कहानी के रूप में, जैसे विज्ञान को कहानी के रूप में बताया, वैज्ञानिकों की जीवनी के रूप में बताया, उसके अलावा नाटक तैयार हो गए। जब रेडियो टेलीविजन आ गया तो रेडियो सीरियल आ गए, धारावाहिक बन गए, टेलीविजन पर सीरियल आ गए, रेडियो पर वार्ताएं आने लग गई। इसी तरह से अन्य माध्यम, जो शुरुआत में बात हुई थी कि जो फोक माध्यम है, लोक माध्यम है, उनमें जैसे कठपुतली के माध्यम से जो है विज्ञान बहुत अच्छी तरह बताया गया। जादूगर जो हैं, उन्होंने विज्ञान, उनके लिए कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट लिखी गई कि उन्होंने बताना शुरू किया। यहाँ तक आपको बताऊं मैं कि जैसे प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों ने कैसे दिया। मैंने एक प्रदर्शनी की उत्तर प्रदेश सरकार के लिए लिखा था, उसमें था धरती, आकाश और हम। तो पूरे पर्यावरण की कहानी एक प्रदर्शनी के माध्यम से जो है वो स्पष्ट होती है। जहां तक आपने पूछा था कहानी की बात, तो कहानी सबसे रोचक विधा है। जाहिर है कि विज्ञान सबसे अधिक, जब पश्चिम में भी विज्ञान सबसे अधिक लोकप्रिय तब हुआ जबकि जूल्स वर्न के उपन्यास पढ़ने लगे, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी पढ़ने लगे। एच.जी. वेल्स को पढ़ने लगे कि जीवन और जो है समाज की कहानियां आने लगी इसी तरह से। और माध्यम पर कितना फर्क पड़ जाता है। जब जूल्स वर्न का
वार ऑफ द वर्ल्ड्स जो है उपन्यास को नाट्य रूपांतर एक बहुत ही क्रिएटिव जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कर दिया और अमेरिका में उसको उनके रेडियो नेटवर्क पर सुनाया गया। तो कहते हैं लाखों लोग सड़कों पर निकल आए कि अरे यहाँ तो मंगलवासियों का आक्रमण हो गया है। तो ये जो रोमांच है और ये जो जिज्ञासा है कि क्या ऐसा हो सकता है, इसी में सारा, चाहे फिल्मों के माध्यम से, चाहे टेलीविजन के सीरियलों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और नाटक, गैलीलियो नाटक जैसे आ गया वहां ब्रेख्त का, तो उसके माध्यम से क्या कहा जा रहा है। इसी तरह से मोहन महर्षि का नाटक है, आइंस्टाइन पर है। हिंदी में बहुत कम लिखे गए हैं, लेकिन जैसे प्रताप सहगल जी का नाटक है अन्वेषक, वो आर्यभट्ट पर है। बहुत ही खूबसूरत नाटक है और 100-150 शो हो चुके हैं उसके। हमारे यहाँ बेहद ज़रूरत है इसमें। मेरी भी एक पुस्तक अभी आई है, नाटक में विज्ञान प्रसार से ही छपी है। तो मैंने स्वयं जो एक विज्ञान लेखक के रूप में जो प्रयोग किया कि मैं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किस तरह पहुंच सकता हूं, तो मुझे लगा कि जब तक मैं विज्ञान को साहित्य की विविध विधाओं में नहीं लिखूंगा तब तक पूरी तरह से वो विज्ञान का आनंद शायद नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए इन सारी विधाओं में, शैलियों में मैंने विज्ञान लिखना शुरू किया। यहाँ तक कि यात्रा संस्मरणों में भी विज्ञान किया। मैं जहाँ तक जाता हूँ तो रास्ते में जो कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो ट्रेवलॉग्स जो हैं उनके माध्यम से भी हम विज्ञान बता रहे हैं। और वैज्ञानिकों की जीवनी सपाट सीधे लिख देने के बजाय मैंने आत्मकथात्मक शैली में भी लिखी हैं। फसलें अपनी कहानी कह रही हैं, फसलें कहें कहानी, वो अपनी कहानी खुद बता रही हैं। और बच्चे एक सेंट्रल कैरेक्टर के साथ बातें कर रहे हैं और पता लगा कि वो गरीब बच्चा जो कि पेपर बेच रहा है, साइकिल में अखबार करके चिल्ला रहा है, तो एक बच्ची बहुत उदास है कि क्या वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो पढ़ नहीं सकता, वो गरीब है बच्चा। तो देविदा करके एक सेंट्रल कैरेक्टर है मेरे, वो कहते क्यों नहीं बन सकते, वो माइकल बन सकता। अरे माइकल कौन था? अब धीरे धीरे पता लगा माइकल फैराडे की पूरी कहानी आ गई। और एक संदेश भी मिल गया कि अगर इच्छा हो और हमारे भीतर लगन हो तो हम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं करके। तो विज्ञान को हर तरह से लिख करके आज मैं ये कहता हूं कि मैं साहित्य की कलम से विज्ञान लिखता हूं जी। इसलिए क्योंकि एक सरसता, रोचकता और एक सरल और सुगम शैली में, भाषा में विज्ञान को लिखा जाना चाहिए। वो कहानी, नाटक और अन्य तमाम विधाओं में, संवाद शैली में, साक्षात्कारों के माध्यम से और तमाम तरह से उसको जो है लोकप्रिय किया जा सकता है। लोगों को समझ में आएगा, विज्ञान उनके पास तक पहुंचेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि ना सिर्फ कहानियां बल्कि नाटक, स्ट्रीट प्लेस वगैरह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने में हमारे समाज में, साहित्य की जितनी विधाएं हैं उन सब में विज्ञान लिखा जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात बताई मेवाड़ी जी ने कि ना सिर्फ कहानियाँ बल्कि नाटक या स्ट्रीट प्लेस वगैरह जो होते हैं वो भी हमारे समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने में काफ़ी कारगर हैं। अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि क्या देश विदेश के मुकाबले हमारे यहाँ वैज्ञानिक जो लेखन है, विज्ञान से जुड़े लेखन है, वो कम है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं हिंदी में विज्ञान संचार पर चर्चा। त्यागी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देश विदेश के मुकाबले आपको लगता है, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये बात कही थी कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ वहाँ ज़्यादा विज्ञान लेखन है, चाहे जिस लैंग्वेज में भी हो, हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक बड़ा कहें कि क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से मीडिया का जो कहें कि इमरजेंस हुआ है, इट्स नाउ मोर प्रॉफिट मेकिंग, कमर्शियल जो हम कहते हैं ना कि इकोनॉमिक वायबिलिटी उसकी होनी चाहिए। तो जो उसमें एक ये जो अप्रोच था कि लोगों को साइंस पहुंचाना है, वो एक उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट आ गया है। क्योंकि और साइंस, सेलिंग साइंस इज नॉट अ कमर्शियल वेंचर। तो इनफैक्ट हुआ ये है कि जो पुराने जो साइंस के न्यूज़पेपर थे या मैगजीन्स थी, वो बंद हो रही हैं। अच्छा। हाँ, ये एक थोड़ा बड़ी दुखद बात है। इसके रीजन यही है कि
वो इकोनॉमिकली एक वायबल प्रोपोजिशन नहीं है। जो जिन लोगों ने वो शुरू करी थी बड़े मोटिवेटेड, कहें कि सेल्फ मोटिवेटेड लोग थे, उन्होंने अपना पैसा भी लगाया और ये था कि इसको एक प्रॉफिट वेंचर में कन्वर्ट नहीं करना है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट कल्चर आया जिसका टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट है, उसमें वो प्रॉफिट तो नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आपको साइंटिफिकली लिटरेट करना है लोगों को, बट कॉर्पोरेट सेक्टर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एंगल है वो कुछ और तरीके से आता है। तो यूएसए में जो 40 साल तक जो सप्लीमेंट था साइंस न्यूज़ का, वो बंद हुआ। और बहुत सारी मैगजीन थी, आपको याद हो कि हमारा एक साइंस टुडे करके निकला करता था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का था, वो बंद हुआ। मुझे याद है वो जो उनके ऑडिटर थे उनसे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम हो, और ये ट्रेंड पूरी दुनिया में है। लेकिन ये हमें कुछ ऐसे मोटिवेटेड साइंस राइटर हैं, साइंस जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो कहीं भी काम करें, जो कि इसको एक मिशन के तौर पे, एक कहें कि एक एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना मिशन पर्सनल वो लेके वो कर रहे हैं। तो एक और दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने भी अभी कहें कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट की हम बात करें तो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का विज्ञान प्रसार है। ये लोग भी अपने तरीके से जो हिंदी कहें लेखन है या जो विज्ञान पत्रकारिता से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स, प्रोग्राम, अवार्ड्स, ट्रेनिंग सब कुछ कर रहे हैं। तो चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन बात वही है कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि हमने साइंस जर्नलिज्म के कोर्सेज जो है वो शुरू किए थे कुछ यूनिवर्सिटी ने। पटेरिया जी उसमें से मतलब कहें कि ये ज़्यादा बता पाएंगे। तो उसमें एक ये रखा गया था कि कुछ साल बाद डिपार्टमेंट उसको फंड करेगा, उसके बाद यूजीसी जो है से फंडिंग होगा, या जो यूनिवर्सिटी है वो अपना सोर्सेज जो है मोबिलाइज करेंगी। लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि ना उसको मतलब हमें स्टूडेंट्स मिले, और अगर स्टूडेंट्स निकले भी हैं तो फिर प्लेसमेंट की बात आती है, क्योंकि जितनी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है आप देखें कि वहाँ पे आपको कोई एक्सक्लूसिवली साइंस कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं होते हैं, कुछ न्यूज़पेपर को छोड़ के। तो जो पूरा जो सेटअप है वो उसने भी एक कहें कि थोड़ा रोल प्ले किया कि जो एक ट्रेंड था, जो प्रोग्रेसिव था, वो थोड़ा रिग्रेसिव हो गया। लेकिन अभी फिर, क्योंकि आज की तारीख में हम अब जब बात करते हैं कि हमारा ऐसा जिंदगी का कोई पहलू नहीं है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ना जुड़ा हुआ। हालांकि साइंस के बदले टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा वो ले लिया। आप देखेंगे टीवी में प्रोग्राम आते हैं नई गैजेट्स के बारे में, और वो सब चल रहा है। तो वो थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन उसमें कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा एक साइंस विज्ञान संचार का जो एक मूलभूत जो ऑब्जेक्टिव था कि साइंस लिटरेसी की, क्योंकि उसमें हमारा जो करंट मीडिया है उसमें अर्बन पॉपुलेशन को हम ज़्यादा कहें कि एड्रेस कर रहे हैं। हमारा जो कहें कि जो रूरल है या छोटे टाउन का है, जहाँ हमारा भारत बसता है, उसको हमने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। तो उसके लिए जो संस्थाएं हैं, पटेरिया जी की संस्था है, और ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम है, जो म्यूज़ियम के ज़रिए ये बढ़ावा दे रही है। विज्ञान प्रसार है, और नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 4 संस्थाएं हैं हमारे देश की जो विज्ञान संचार के लिए कोई भी माध्यम हो सकता है उसके लिए काम कर रही हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं ये स्कीम है जहाँ पे कि इस विज्ञान लेखन को कम से कम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आगे लेके जाया जाए। तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्कीम्स बताई। पटेरिया जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले जाना चाहूँगी कि शुरुआत में ऐसा नहीं होगा कि हम विज्ञान लेखन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हों या ऐसा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हो। ये कब से शुरुआत हुई, कब इस चीज़ को सीरियसली लिया गया कि हाँ हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए विज्ञान से जुड़ी हुई लेखनी को भी बढ़ाना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या शुरुआती दौर में क्या रहा था, कैसे कैसे स्कीम्स और ये सारी चीज़ें आई? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में ज्ञान, विज्ञान और वैज्ञानिक सोच और पद्धति की एक अपनी परंपरा रही है। जी। और उसी परंपरा के तहत आप देखिए कि चाहे मेटलर्जिकल साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, एग्रीकल्चर साइंस हो, आयुर्वेदिक हो, ये बहुत सारा काम हुआ।
ग्रंथ लिखे गए और वो ग्रंथ आज भी कालजयी हैं और प्रासंगिक हैं जी। कालांतर में ये माना गया पूरी दुनिया भर में, और ये माना गया कि ये जो ग्रंथ लिखे गए थे ये ग्रंथ एक ऐसी भाषा में थे या हैं जो आम आदमी की भाषा शायद नहीं है जी। तो इसके बाद एक जनरेशन हुए पूरी की पूरी जिसको हम कमेंटेटर्स कहते थे। कमेंटेटर्स के पूरे विलेजेस के विलेजेस होते थे। अच्छा। और वो कमेंटेटर्स जो इस तरह के पुराने ग्रंथ थे उन पर कमेंट्रीज लिखते थे। अच्छा। कमेंट्री मतलब उसको अंडरस्टैंड करके और आम आदमी में समझ आने के लिए उसकी पूरी व्याख्या करते थे। ओके। वो मुझे लगता है कि पहला प्रयास था साइंस राइटिंग, पॉपुलर साइंस राइटिंग का गूढ़ विज्ञान को आम आदमी से जोड़ने का, और बहुत डिमांड में थे। आज भी चाहे वो भास्कर की लीलावती हो, उनका जो ग्रंथ है, चाहे वो आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय हो, ये जो हमें मिलती हैं ये उनकी टीकाएं मिलती हैं, उनकी कमेंट्री मिलती हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि वो क्या काम हुआ था। मूल पुस्तकें भी उपलब्ध हैं लेकिन ज्यादातर जो हमारे पास हमारे संज्ञान में आती हैं उनकी कमेंट्रीज हैं, टीकाएं हैं। तो एक तो ये काम हुआ। अब आते हैं आधुनिक ज्ञान विज्ञान पर। आधुनिक ज्ञान विज्ञान का दौर शुरू हुआ 1818 में जी। 1818 में पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर में अच्छा एक अखबार निकाला गया जिस अखबार का नाम था दिग्दर्शन। दिग्दर्शन, अच्छा। दिग्दर्शन 3 भाषाओं में निकलता था, अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला। अच्छा। और उसमें विज्ञान और ज्ञान विज्ञान की बहुत जानकारी होती थी, इसलिए उस जमाने में कुछ स्कूल बुक सोसाइटी बनाई गई थी। अच्छा। बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक्स जैसे मेवाड़ी जी ने बताया पहले उपलब्ध नहीं थे। हाँ। स्कूलों में बच्चों को और टीचर्स को वो नॉलेज देने के लिए वो स्कूल बुक सोसाइटी दिग्दर्शन को खरीदती थी। अच्छा। क्योंकि वो एकमात्र ऐसा अखबार था, ऐसी पत्रिका थी जिसमें ज्ञान विज्ञान की जानकारी होती थी। उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, दिग्दर्शन के पहले और दूसरे अंकों में जो लेख छपे हैं उस पर अनुसंधान किया गया है। इंग्लैंड में उगने वाले पर भारत में ना उगने वाले वृक्ष और पौधे। अंग्रेजों ने सोचा कि जो पेड़ वहां उगते हैं उनको भारत में उगा के देखेंगे। हाँ। एप्रिल उसका एक उदाहरण है। हाँ। हिमाचल में इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा। उसके बाद कुछ पौधे जो भारत में उगते हैं वो इंग्लैंड में भी उगे, वो भी उन्होंने प्रयास किया, तो वो भी कुछ सफल नहीं हुआ जी। ये पूरा विज्ञान के बारे में विज्ञान परक लेख था। एक ये था स्टीम बोट कैसे चलती है, उसके मैकेनिज्म के बारे में लेख था। अच्छा। उसके बाद फोटोग्राफी के बारे में लेख छपे। तो ये एक बहुत बड़ा सिलसिला ऐसा चला। और चूंकि मैंने कहा हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला तीनों भाषाओं में पत्रिका थी, तो निश्चित रूप से हिंदी में भी विज्ञान लेखन का वो शुरुआत थी। उसके बाद 1913 में इलाहाबाद में विज्ञान परिषद प्रयाग का गठन हुआ। अच्छा। 1913 में जी। और इस परिषद ने 1915 में विज्ञान नाम से एक पत्रिका शुरू की जो अभी भी चल रही है और जिसने अभी 2015 में अपने अस्तित्व के 100 वर्ष पूरे किए हैं, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस कार्यक्रम में गए थे, मुझे भी उसमें भाग लेने का सौभाग्य मिला था। जी जी। तो इस तरह से हिंदी विज्ञान लेखन का पूरा एक सिलसिला, पूरा एक दौर चला जी। मैं जिस संस्थान में हूँ उसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना शोध संस्थान। वहां से विज्ञान प्रगति पत्रिका शुरू हुई, विज्ञान अच्छा। प्रगति जी, जी। जो आज भी निकल रही है, मासिक पत्रिका है हिंदी में, बहुत लोगों को जानकारी देने के लिए। ये सारे प्रयास, और भी पत्रिकाएं, आविष्कार है जो एनआरडीसी से निकलती है, कुछ और निजी प्रयास भी करे गए। एक वैज्ञानिक पत्रिका है वैज्ञानिक नाम से जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से निकलती है। अच्छा। तो ऐसे सब प्रयास पूरे देश में हुए। कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं ने भी प्रयास किए। एक पत्रिका विज्ञान पुरी के नाम से निकली, एक पत्रिका विज्ञान दूत के नाम से निकली, और एक पत्रिका विज्ञान बीथिका के नाम से निकली। ऐसी एक पत्रिका विज्ञान भारती के नाम से निकली। जैसे लेकिन त्यागी जी ने कहा कि कालांतर में उनको सपोर्ट न मिलने के कारण और एक कॉमर्शियल वेंचर न होने के कारण वो उतना रेगुलर नहीं रह पाई। लेकिन विज्ञान प्रगति, आविष्कार और वैज्ञानिक, ये पत्रिकाएं जो कि सरकार से सहयोग प्राप्त हैं, इसलिए ये लगातार निकल रही हैं। जिसका आपने नाम लिया नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, उसने भारतीय भाषाओं में विज्ञान, लोकप्रिय विज्ञान की पत्रिकाओं को समर्थन का भी स्कीम चलाई हुई है, जिसके अंतर्गत भी बहुत सारी पत्रिकाएं शुरू हुई। जैसे चकमक नाम की एक पत्रिका भोपाल से प्रकाशित हुई बच्चों की। और भी पत्रिकाएं निकली। पारस मणि हरियाणा से शुरू हुई हिंदी में। तो ये हिंदी के प्रयास बता रहा हूँ, और भारतीय भाषा में बहुत सारे प्रयास हैं। तो ये सारी चीजें हुई। दूरदर्शन पर विज्ञान के कार्यक्रम शुरू हुए। आपने टर्निंग पॉइंट के नाम सुना होगा। जी जी, टर्निंग पॉइंट तो बहुत पॉपुलर, जी जी जी, पॉपुलर हुआ। और उसके लिए मुझे भी कुछ स्क्रिप्ट उसके लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
एक सीरियल आया टर्नम 2 करके, जो प्रोफेसर यशपाल ने जिसको डायरेक्ट किया था। आप मेरे समय वाली बातों में आके मुझे सारी चीजें याद आ रही है जी। टर्नम 2, हाँ। और आपने अच्छा किया। रेडियो पर मानव का विकास नाम का एक सीरियल हुआ 1991 से 1993 तक चला, जो इतना लंबा सीरियल था, जो शायद विश्व का पहला एकमात्र विज्ञान का सीरियल था तब तक का, और जो 18 भारतीय भाषाओं में एक साथ प्रसारित हुआ। अगर आप चेन्नई में खोलेंगे तो मानवोदयम नाम से आपको तमिल भाषा में सुनाई देगा, अगर आप भोपाल में खोलेंगे तो आपको उर्दू में सुनाई देगा, और लखनऊ में खोलेंगे तो आपको हिंदी में सुनाई देगा, भुवनेश्वर में खोलेंगे तो उड़िया में सुनाई देगा। ये एक प्रयास हुआ। उसके पोस्टर्स भी निकाले गए, वो भी हिंदी भाषा में भी निकाले गए, भारतीय भाषाओं में भी निकाले गए। मुझे खुशी है कि मेवाड़ी जी, त्यागी जी, हम सभी टीम में शामिल थे। तो हिंदी में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए, बहुत सारे, और काफी पहले से हो रहे हैं। एक कार्यशालाओं का, ताकि नए विज्ञान लेखक बने, उसका भी एक पूरा दौर चला, और पूरे देश भर में करीब 500 से अधिक विज्ञान लेखन पर कार्यशालाएं हुई, जिसमें बहुत सारी संख्या हिंदी में विज्ञान लेखन की कार्यशाला हुई थी। त्यागी जी के एक बात को थोड़ा सा मैं उसमें एक अपना पक्ष जोड़ना चाहूंगा, जो कोर्सेज शुरू किए गए, ताकि एक रेगुलर फ्रेमवर्क में विज्ञान लेखन और विज्ञान संचार और विज्ञान पत्रकारिता का एक क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित प्रयास हो। यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज शुरू किए गए, डिप्लोमा इन साइंस जर्नलिज्म, डिग्री इन एमएससी इन साइंस कम्युनिकेशन, एमएससी टेक इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, पीएचडी इन साइंस कम्युनिकेशन, ये सारे कार्यक्रम शुरू किए गए। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है, यहाँ तक कि विज्ञान प्रसार जैसी संस्थाओं में बहुत सारे लोग इन्हीं कोर्सेज के प्रोडक्ट्स हैं, जो उसमें आज काम कर रहे हैं। और मीडिया में बहुत सारे लोग, हम लोग देहरादून में कार्यशाला में गए थे, मार्केट में एक व्यक्ति ने आकर के मुझे पहचाना और बोले, आपके सर्टिफिकेट से मुझे यहाँ एक अखबार में नौकरी मिली हुई है। तो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रहे हैं प्रोफेसर वीएस रामामूर्ति, वो कहा करते हैं कि अगर आप केमिस्ट्री करते हैं, केमिस्ट्री एमएससी करते हैं, तो जरूरी नहीं आप जॉब केमिस्ट्री का करें। आप फिजिक्स एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, जरूरी नहीं कि जॉब आप फिजिक्स का करें। इसी तरह से अगर आप साइंस कम्युनिकेशन में एमएससी पीएचडी करते हैं, जरूरी नहीं कि आप जॉब उसका करें, लेकिन जहां भी आप जॉब करेंगे, जो भी काम करेंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड है, वो आपको एवरी वॉक ऑफ लाइफ वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको ऑगमेंट करेगा, और आप औरों से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये पूरा समन्वित प्रयास पूरा का पूरा हुआ, तो काफी प्रयास हुए हैं, और आजादी से पहले से ही ये प्रयास चले आ रहे हैं, और अभी भी ये प्रयास जारी है। यहाँ मेवाड़ी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी यही सवाल, थोड़ा हम विज्ञान कथाओं से अगर जुड़े। जैसा मुझे याद आता है कि मैं बचपन में जब अपनी कहानियां सुनती थी, तो दादी से, नानी से, तो एक फैंटेसी वर्ल्ड, एक मैजिकल वर्ल्ड, जिसमें कुछ ज्यादा लॉजिक या रीजंस नहीं होते थे। अब जब मैं माँ बन चुकी हूँ, अपने बच्चे को सुनाती हूँ, तो मैं विद लॉजिक, विद रीजन, कुछ गैजेट्स या साइंस से जुड़ी कहानियां वो भी सुनना पसंद करता है, और मैं भी सुनाना पसंद करती हूँ। तो आपको ये लगता है मेवाड़ी जी कि ये समय बदला है, और आजकल जो विज्ञान कथाएं हैं वो ज्यादा प्रचलित हो रही हैं बच्चों के बीच? जी, बच्चों के बीच प्रचलित हो रही हैं, और बच्चे सबसे ज्यादा जो है कॉमिक्स में ढूंढते हैं। तो क्या ढूंढते हैं? वो सुपर हीरोज और गैजेट्स, सुपर वर्ल्ड्स का, और इस तरह के कैरेक्टर्स ढूंढते हैं, क्योंकि एक जो परंपरागत राजा रानी और राजकुमार और साहूकार जमींदार, इनका एक दौर था, एक पीरियड था। तो उसके बजाय जो है ये आज के युग के बच्चे जो है वो ढूंढने लगे हैं उन कहानियों को जो कि उनको आज की दुनिया के बारे में और इसके भविष्य के बारे में बताएं। इसलिए उन बच्चों की रुचि बहुत ज़्यादा इस बात में है कि विज्ञान, साइंस ओरिएंटेड जो है स्टोरीज उनको पढ़ने के लिए मिले। तो जहाँ तक विज्ञान कथाओं की बात है, तो पहली विज्ञान कथा मैं जिक्र करता रहता हूँ इसका, कि सन 1818 में मैरी शैली ने एक फ्रैंकनस्टाइन करके एक कहानी लिखी थी, जिस पर 50 बार फिल्में बन चुकी हैं और अधिकांश लोग उसे जानते हैं। तो वो जो है फ्रैंकनस्टाइन से शुरुआत मानते हैं। आगे आके 1863 के आसपास, 1865 के आसपास जूल्स वर्न ने तमाम कहानियाँ लिखी। उन्होंने इतने सारे उपन्यास लिखे कि दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए। उसके बाद H.G. वेल्स आए, जिन्होंने कि मनुष्य और उसके समाज की कहानियाँ, ताकि उनके अंतर संबंधों को दिखाया जा सके। हमारे देश में जो विज्ञान कथा की बात होती है, तो अंबिका दत्त वाजपेयी का एक पीयूष प्रवाह करके मध्य प्रदेश से अखबार प्रकाशित होता था, तो उसमें सीरियलाइज हुआ धारावाहिक वो था, उनका आश्चर्यजनक वृत्तांत करके उन्होंने लिखा था। और
1900 में जब साहित्य की सबसे बड़ी पत्रिका शुरू हुई सरस्वती, तो उसमें केशव प्रसाद सिंह की कहानी एक चंद्रलोक की यात्रा शुरू हुई, और हमारे यहाँ देखिए चंद्रयान अब गया है, और ये 1900 में एक कल्पना उन्होंने इस तरह से, हालांकि उसमें उन्होंने कोई मोम जानमा जो आज पॉलीथीन कहलाता है इसमें, और गोबर के उपले जला के कैसे ऐसी कल्पना करके उन्होंने किया था। उन पर विदेशी प्रभाव भी जूल्स वर्न वगैरह का रहा होगा, लेकिन वो कल्पना हमारे यहाँ आई और हमारे यहाँ शुरुआत हुई, और उसके बाद जो है तमाम लोग सामने आए, विज्ञान कथाकार, उसमें नवल बिहारी मिश्र आए, उसमें यमुनाथ दर्शन अशोक आए, ओम प्रकाश शर्मा जी जो है उन्होंने मंगल यात्रा पर बहुत खूबसूरत चीज़ें लिखी। इसके अलावा एक दौर है पूरा सन 60 और 70 और 80 के दशक में तो बहुत सारे लोगों ने लिखा, और थोड़ा सा हमने भी लिखा। पटेरिया जी बैठे हैं, उन्होंने विज्ञान कथाएं लिखी, तमाम और लोग हैं, और युवा पीढ़ी में से तो बहुत लोग हैं। एक बहुत अच्छा काम ये हुआ कि विज्ञान प्रगति जो पत्रिका पटेरिया जी के संस्थान से छपती है, उसमें हर अंक में एक विज्ञान कथा प्रकाशित करने का एक निर्णय जैसे लिया गया। उसका लाभ ये हुआ कि लगातार विज्ञान की कहानियां आने लगी। अब मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा, जब विज्ञान लेखन की इतनी सारी बात हो रही है, तो इसमें मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक होता है परंपरागत विज्ञान लेखन, एक सीधे जो बात हो रही थी कि डिक्शनरी लेकर के अंग्रेजी से उल्टा करके हिंदी में एक जानकारी, एक सूचना को लिख देना जी। लेकिन एक होता है विविध विधाओं में और शैलियों में लिखना, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि विज्ञान लेखन में जो बहुत मायने रखता है वो है टू डेवलप आर्ट ऑफ राइटिंग। आपके पास लेखन की कला होनी चाहिए, आप लेखन की अपनी एक पहचान बनाइए, लोग आपको समझने लगें। आज अगर हम एक डॉक्टर, एक बड़े प्रसिद्ध विज्ञान लेखक हुए हैं डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा, उन्होंने पूरे विज्ञान लेखन में एक नए युग का सूत्रपात किया कहूँगा मैं। उन्होंने इतना सरस उस विज्ञान लेखन को बनाया कि उसको कोई भी पढ़ना चाहता है। धर्मियों में उनके रचनाएं जब पढ़ते थे हम लोग, तो उस समय ये होता था कि जैसे शिवानी के उपन्यास चल रहा है, साथ में डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा जी का एक विज्ञान का लेख है, तो उसको पढ़ रहे हैं, उसी बराबर रुचि के साथ पढ़ रहे हैं। वो क्या था? वो था उनके पास वो लेखन कला थी जिससे वो विज्ञान की जानकारी के साथ बिना कोई छेड़छाड़ किए विज्ञान की जानकारी को हूबहू उसी रूप में दे करके, लेकिन बेहद रोचक रूप में देते थे, उसको सरस बना के देते थे। तो वो बहुत ज़रूरी है हर विज्ञान लेखक के लिए कि हम जो भी विज्ञान लिखें उसको एक अंदाज़े बयां हमारा होना चाहिए। फिर गालिब की दो पंक्तियां कहना चाहूँगा कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और वो अंदाज़े बयां हर विज्ञान लेखक में चाहिए कि लोग कहें कि अरे ये तो इन्होंने लिखा है, अरे ये तो इतनी रोचक चीज़ तो वो लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं, चाहे वो रेडियो पर है, टेलीविज़न पर है, या प्रिंट मीडिया में है, या नाटकों में आ रहा है, उसकी ओर लोग बहुत आकर्षित होंगे। और विज्ञान, बिना विज्ञान की जानकारी दे रहे कहे बिना ही विज्ञान उनके भीतर आ जाएगा, उन्हें उसकी समझ आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ त्यागी जी, समय की थोड़ी कमी, मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा इन्होंने बताया कि विज्ञान के लेखन में एक अलग टाइप से लिखना होता है, आपको क्या लगता है कि कुछ विज्ञान के लेखकों की एक अलग स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए? और यहाँ मैं अवसर के बारे में भी जल्दी से जानना चाहूँगी। इसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो बहुत बड़ा क्यों विज्ञान लेखक जो है कम आते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारे हार्डकोर रिसर्चर्स हैं जो लैब में काम करते हैं वो पॉपुलर लेवल पे विज्ञान नहीं लिखते। ये स्थिति हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में है। तो हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम अवसर रखा गया है। उसमें मतलब एक इंसेंटिव भी इन्वॉल्व है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो एक्टिव रिसर्चर्स हैं अभी, चाहे पीएचडी कर रहे हैं या पोस्ट डॉक में हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनको उसको पॉपुलर लैंग्वेज में लिखना है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों उन्होंने वो काम किया, उसका क्या जो आउटकम है वो किस तरीके से सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो सकती है, या जो उद्देश्य के लिए वो कर रहे हैं वो ओवरऑल किस तरीके से काम आएगा। तो उसके लिए जो स्किल चाहिए, क्योंकि जनरली ये होता है कि जैसा कि मेवाड़ी जी ने कहा कि 3 तरीके के जो हैं लेख विज्ञान राइटिंग होता है। तो अमंग्स द पीयर्स, यानी कि जो टेक्निकल जर्नल में हम लिखते हैं, दैट इज अमंग द पीयर्स, कि एक टेक्निकल आदमी ने दूसरा
आदमी ने उसका टेक्निकल आर्टिकल पढ़ लिया, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि वो जो टेक्निकल काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसकी जिस्ट जो है वो एक कॉमन आदमी जी। तो इससे क्या हो, एक तो हमारा न्यूज़पेपर में जो कवरेज है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो बढ़ेगा जी। फिर इन लोगों में जो साइंस राइटिंग जो बेस्ट आर्टिकल है उसमें से उनको प्राइज दिया जाएगा, सो छांटे जाएंगे, कुछ राशि भी दी जा रही है जी, जी। वो पूरी स्कीम जो है वो हमारे विज्ञान प्रसार की वेबसाइट पे भी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे हमारे जो दर्शक हैं देख सकते हैं, अफसर टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा। तो उसका उद्देश्य यही था कि ये जो रिसर्च जो सिर्फ लैब में होती है और कुछ लोगों तक जाती है और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं लगता, तो वो जो रिसर्च है वो आम आदमी तक पहुंचे, उनकी भाषा में पहुंचे और उन्हीं के द्वारा पहुंचे जो वो साइंस कर रहे हैं। जी। तो अब इसके लिए ये जो स्किल है, जो राइटिंग का स्किल है, इसके लिए हम लोग पूरे देश में कार्यशालाएं कर रहे हैं उन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन हमारे साथ करेंगे किसी भी कैटेगरी के लिए, प्राइज के लिए या वर्कशॉप के लिए। तो पूरे देश में हम ये कार्यक्रम जो है, पहली जो हमारी कार्यशाला होने वाली है वो कलकत्ता में है, फिर मेरे ख्याल देहरादून में है, उसके बाद चेन्नई में है। तो जहाँ जहाँ जो एक कहें कि पूरा जो यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर रिसर्च का जो कहें कि मार्कर्स हैं थोड़े हाई हैं, वहाँ हमने शुरुआत करा और उसके बाद उसको हम और थोड़ा ग्राउंड लेवल पर लेकर जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ थोड़ा समय की कमी है इसलिए हमें इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। फिलहाल ये चर्चा यहीं तक। मैं सारे खास मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूँगी। मेवाड़ी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। त्यागी जी, पटेरिया जी, आपने समय निकाला, यहाँ आए, इतनी सारी बातें बताई, इतनी सारी चीज़ें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज हमने जाना कि साइंस के लेखन को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाकर हम लोगों में विज्ञान के लिए इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना ना भूलें, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।